हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हु इनॉग्रेटेड हेली समिट। ये हेली समिट क्या थी और ये कौन सा एडिशन था? तो याद रखेंगे, ये 5th एडिशन था हेली समिट का, जो कि है आपकी हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। करेक्ट, हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, हेली समिट। ये किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील हैं। फिर याद रखेंगे, ये जो इवेंट था हेली समिट, ये कहाँ पर हुआ था? खजुराहो, मध्य प्रदेश में इसको इनॉग्रेट कराया गया था। करेक्ट। फिर इसी के अंदर याद रखेंगे, इनके द्वारा यहाँ पर 2 चीज़ें लॉन्च की गई। एक तो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो है उड़ान 5.2, और दूसरा आ जाता है आपका हेली सेवा एप्लीकेशन। करेक्ट। ये उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये तो हम सब जानते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है कि इजीली एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके लोकेशंस को। और यहाँ पे जो ये उड़ान 5.0 है, 5.2 है, ये क्या है? स्मॉल एयरक्राफ्ट्स के लिए एंड फॉर हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ये लॉन्च की गई। हेली सेवा क्या था? ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है बाय द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ताकि एक इकोसिस्टम बनाया जा सके फॉर द हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स एंड डिस्टिंक्ट अथॉरिटीज के बीच। ठीक है, तो 5वां एडिशन था हेली समिट का, हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई पटेल, और कैपिटल हम जानती हैं भोपाल। करेक्ट। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू मैम, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया की, इज विच नंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो याद रखेंगे, शी इज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहली ट्राइबल वीमेन बनी है, फर्स्ट ट्राइबल वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं? ये संतली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये संतली ट्राइब कहाँ से है? संतली ट्राइब मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। करेक्ट। एंड इनका जन्म 1958 में हुआ था। और इसी के साथ याद रखेंगे, ये पहली
वीमेन गवर्नर भी बनी थी ऑफ झारखंड, एंड शी इज द सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। फिर ये कैंडिडेट थी बीजेपी पार्टी की, लेड एनडीए, जो कि 15th प्रेसिडेंट बनी इंडिया की। करेक्ट। अभी न्यूज में ये अभी क्या चल रहा है कि इन्होंने ना 1 साल पूरा हो गया इनका, शी हैज कंप्लीटेड 1 ईयर का अपना टेन्योर। अब इन्होंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स को, फाउंडेशन स्टोन को ले किया, कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया अपने राष्ट्रपति भवन में। करेक्ट। जैसे यहीं पर इन्होंने वहाँ की जो वेबसाइट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द रीडेवलप्ड वेबसाइट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड राष्ट्रपति भवन अलॉन्ग विद ई बुक कंपाइलेशन ऑफ ग्लिम्सेस फ्रॉम द पास्ट ईयर। फिर यहीं पे इनके द्वारा पहली कॉपी ऑफ एक द बुक जो थी प्रिजर्विंग हेल्थ एम्ब्रेसिंग ट्रेडिशंस, उसको लॉन्च किया गया। फिर रीडेवलपमेंट की बात की गई ऑफ द शिवा टेम्पल, जो कि प्रेसिडेंट एस्टेट में है। करेक्ट। फिर यहीं पे एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म नवाचरा लॉन्च किया गया, जो कि एक गैलरी एनेबल्ड है, जो कि डेवलप की गई है बाय राष्ट्रपति भवन इन कोलैबोरेशन विद इंटेल। फिर यहीं पे आता है सूत्रा काला दर्पण, ये एक टेक्सटाइल कलेक्शन है राष्ट्रपति भवन में ही, जहाँ पे एंटीक टेक्सटाइल्स को डॉक्यूमेंट किया गया। फिर जनजातीय दर्पण, ये गैलरी है जो कि शोकेस करती है आर्ट, कल्चर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखनी है, और इनका भी 1 साल पूरा हो गया, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। नेक्स्ट आप इनको देख सकते हैं, ये है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, एंड शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी के साथ याद रखेंगे जो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस के बाद जो बॉर्न हुए और प्रेसिडेंट बने, ये वो भी पहली है कि मतलब फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट हु इज बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, which organization approved the Bank of Israel to join International Committee on Credit Reporting, ICCR। याद रखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट आर्म है वर्ल्ड बैंक का ही, एंड वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूवल दिया बैंक ऑफ इजराइल को टू ज्वाइन द ICCR, राइट। एंड यहाँ पे पूरी वोटिंग हुई थी एंड यूनानिमसली इनको यहाँ पे इलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ पे क्या होता है आपका ICCR में, जो वर्ल्ड में हम सारी डिसीजंस लेते हैं, वर्ल्ड में हमें क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना है, राइट, आगे हम कैसे बढ़ेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना, क्रेडिट रेटिंग की, आपको क्रेडिट रिपोर्टिंग की पॉलिसीज हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके सेंट्रल बैंक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड जो प्राइवेट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं उन सब की यहाँ पे मीटिंग होती है, एंड फिर यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं कि हमारी जो इम्पैक्ट है नॉर्मल लाइफ पीपल है उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन डिसीजन से। करेक्ट। तो याद रखेंगे ये जो ICCR है ये डेवलप करता है इंटरनेशनल अग्रीड फ्रेमवर्क को इन देयर जनरल प्रिंसिपल्स। यहाँ पे कंसिडरेशन दी जाती है एलेबोरेशन ऑफ पेपर, रिपोर्ट्स और सारी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझकर आगे यहाँ पर रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, राइट। तो भी बैंक ऑफ इजराइल ने ज्वाइन कर लिया है ICCR फ्रेमवर्क को, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूवल मिला और वोटिंग से ही हुआ था और यूनानिमसली इनको ज्वाइन कर लिया गया है, इसको पार्ट बना लिया गया बैंक ऑफ इजराइल को ICCR का। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया बैंक ऑफ इजराइल्स मेंबरशिप टू ज्वाइन ICCR, जो कि है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है किसका? वर्ल्ड बैंक का, दैट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ यूनिक वर्ल्ड वाइड कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। मूविंग ऑन, विच स्टेट होल्ड्स द हाईएस्ट डेट, सबसे ज्यादा कर्ज किस स्टेट पर है इंडिया पे? इसी से पहले याद रखेंगे अभी रिसेंटली कैनरा बैंक ने टॉप किया है, राइट। कैनरा बैंक हैज टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा लैंडिंग करी है ऑफ ऑलमोस्ट 187,813 करोड़ रुपीस की, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1,87,000 करोड़ रुपए की इन्होंने लैंडिंग करी है टू वेरियस कॉर्पोरेशंस एज वेल एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, करेक्ट। एंड ऐसा 5th टाइम लगातार हुआ है, 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम है कि कैनरा बैंक टॉप पर रहा है इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग। अगर हम बात करें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं टोटल, तो उसमें से 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम देखेंगे कि जो लैंडिंग है ना उसमें गिरावट आई है, लेकिन कैनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनकी जो लैंडिंग है उनका एक्सपोजर बढ़ा है, करेक्ट। यहीं पर अगर मैं कैनरा बैंक की बात करूं तो उन्होंने जो स्टेट रन PSUs हैं और कॉर्पोरेशन हैं उनको अगर जो लोन दिया है दैट ओनली अकाउंट्स फॉर 45%, राइट, ऑफ द टोटल लैंडिंग ऑफ PSB। जो सारी लैंडिंग करती है उनमें से 45% अकेला कैनरा बैंक ने करा है,
करेक्ट। तो याद रखेंगे कैनरा बैंक टॉप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ lending to PSBs and lending to your PSU, state run PSUs and corporations, करेक्ट। फिर आ जाता है कि कौन सा स्टेट होल्ड करता है हाईएस्ट डेट, तो तमिलनाडु के पास आ जाता है सबसे ज़्यादा डेट जो कि है 7.54 लाख करोड़ रुपीस। ठीक, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनरा बैंक लीड कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इन लैंडिंग विद 187,813 करोड़ टू स्टेट PSUs एंड कॉर्पोरेशंस, एंड तमिलनाडु के पास आ जाता है हाईएस्ट डेट। नेक्स्ट, RBI हैज सेट रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक, तो RBI ने अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं किस बैंक पर, तो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, करेक्ट। अगर नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बात करें, ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ बेंगलोर कर्नाटका। रीजन क्या है इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने का? बिकॉज ऑफ द पुअर डिक्लाइनिंग फाइनेंशियल कंडीशन, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर डिक्लाइनिंग फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, इसके ऊपर बात करें तो जो विड्रॉल लिमिट है उसको कैप कर दिया गया 50,000 रुपीज़ पर अकाउंट पर। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने RBI ने प्रोहिबिट कर दिया कि इनको कोई नया लोन नहीं देना है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में इंडल्ज नहीं होना है, कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करनी है, पेमेंट्स जो हैं और कोई भी फिक्स डिपॉजिट या फिर कोई भी डिपॉजिट नया एक्सेप्ट नहीं करना है। और ये कब तक? आने वाले 6 महीने तक, करेक्ट। अगर 6 महीने तक ये कंडीशन इनकी ठीक हो जाती है देन दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल ट्रैक। देखो, इम्पोजिशंस और ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब ये नहीं है कि इनका जो बैंकिंग लाइसेंस है वो टर्मिनेट कर दिया गया है, वो तो वैसा ही चलेगा। दिस बैंक विल कंटिन्यू टू ऑपरेट विद इन दीज लिमिट अंटिल देयर फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव्स, करेक्ट। और यहीं पे स्टार्टिंग फ्रॉम 24 जुलाई जो बिजनेस रिस्ट्रिक्शन है ना, वे आ जाएंगी इन प्लेस फॉर 6 मंथ्स। फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, और अगर ये बैंक डूबता है या दिवालिया हो जाता है ये बैंक, तो 5 लाख रुपए तक का, तो हम जानते ही हैं कि हर बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आपके अकाउंट में अगर 5 लाख से ज़्यादा रुपए हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे इन केस ऑफ लिक्विडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। और ये इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया IBM इंडिया के साथ टू को क्रिएट डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की बात की गई। और उसके लिए UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया? इन्होंने IBM इंडिया के साथ यहाँ पे एक MOU साइन किया, एक टाई अप किया, ताकि एक ओमनी चैनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके जो कि डाटा ड्रिवन हाइपर पर्सनलाइजेशन होगा एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस सुपर स्टोर डिजाइंड फॉर सीमलेस क्रॉस सेलिंग एंड अपस्केलिंग। ये जो पार्टनरशिप है ये प्रमोट करेगा डिजिटल रेवोल्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड विल पेव वे फॉर द ब्राइटर मोर कन्वीनियंट फ्यूचर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, इकोनॉमी एंड बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये रिलीज की गई थी एंड इसमें प्रोजेक्ट किया गया कि इंडिया 2023 में 6.1% से ग्रो करेगा। पहले 5.9% बोला गया था, बट अब इनकी जो प्रोजेक्शन है 0.2% से बढ़ा दी गई है। तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो GDP प्रोजेक्ट की गई है इंडिया की, वो कितनी की गई है? 6.1%, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2022 में कितनी थी? 7.2%, करेक्ट। और आने वाले 2024 में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 6.3% से इंडिया ग्रो करेगा। यहीं पर अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3% की रहेगी इन बोथ 2023 एज वेल एज 2024। इवन अगर मैं बात करूँ आपकी इन्फ्लेशन की, जो CPI डाटा होता है, तो 2022 में ये कितना था? 8.7%, मतलब काफ़ी हाई इन्फ्लेशन थी, राइट। एंड 2023 की मैं बात करूँ तो 5.2% के करीब, 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 6.8% थी एंड 2024 की अगर मैं बात करूँ तो 5.2% एक्सपेक्ट की जा रही है। जो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स होते हैं वो 2 से 6% के बीच में होते हैं। इवन अभी US के फेड के द्वारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की गई बाय 20 बेसिस पॉइंट, जो कि है 0.25% से। एंड इसके अगर ये बढ़ता है तो US का हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा इन द लास्ट 22 ईयर, जो कि है 5.5% का। एंड इनका भी टारगेट क्या है कि हमें 2% इन्फ्लेशन अचीव करनी है। नेक्स्ट आ जाता है कुसुम एंड IFSCA, इनके द्वारा एक MOU साइन हुआ ताकि जो फिनटेक सेक्टर है एंड टेकफिन एंटिटीज फॉर्म्स हैं
उनको ग्रो करने में हेल्प किया जा सके। उन स्टार्टअप्स को मॉनिटरी हेल्प चाहिए हो, या फिर उनको कोई गाइडेंस चाहिए हो, या फिर उनको कोई परमिशन चाहिए हो, तो उसमें हेल्प कराने के लिए केरला स्टार्टअप मिशन, राइट, जो कि 2006 में लॉन्च किया गया था। और एक ये नोडल एजेंसी है जो कि स्टार्टअप्स को हैंडल करती है इन केरला। और इन्होंने IFSCA के साथ टाइप किया, और IFSCA कहाँ पर है? ये गांधीनगर गुजरात में है। 2020 में ये इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। और यहाँ पे चेयरमैन कौन है? जो फर्स्ट चेयरमैन है IFSCA के, वो है इंजेती श्रीनिवास। एंड ये अभी रिप्लेस कर दिए जाएंगे। जो नेक्स्ट चेयरपर्सन बनेंगे वो कौन है? के राजाराम, करेक्ट। तो केरला स्टार्टअप मिशन एंड IFSCA के बीच में MOU साइन हुआ ताकि जो फिनटेक सेक्टर है उसको ग्रो किया जा सके एट IFSCA एंड जिफ्ट सिटी, करेक्ट। एंड यहाँ पर नए नए स्टार्टअप्स, नई नई सर्विसेज लॉन्च की जा सकें ताकि जो जनरल पब्लिक है उनको बेनिफिट हो सके एंड उनके लिए नई सर्विस यहाँ पे लाई जा सके, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। अभी मुंबई के 169 ईयर ओल्ड बायकुला रेलवे स्टेशन, इसको अभी रिनोवेट किया गया था, करेक्ट। इसको 5 साल लगे हैं रिस्टोरेशन के लिए। एंड इसके बाद इसको 2022 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन से सम्मानित करा गया है। आई रिपीट, मुंबई महाराष्ट्र के बायकुला रेलवे स्टेशन, इसको 2022 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन से सम्मानित करा गया, करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। फिर याद आता है ये जो अवार्ड कब अनाउंस किया गया था? नवंबर 2022 में अनाउंस किया गया था। इस रेलवे स्टेशन को 5 साल से रिनोवेट किया जा रहा है एंड फिर अब इसके रिनोवेशन के बाद इसको अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑफ यूनेस्को। और ये रीजन क्या है कि इसका जो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन है उसके लिए इसको सम्मानित किया गया। 1852 में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था, राइट। अब ये रिस्टोर हुआ और अब इसको यहाँ पर सम्मानित कर दिया इस अवार्ड से। और ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाते हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं इंडिया के। इनका टर्म कितना हो गया? 23 साल एंड 139 डेज का। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। अगर मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की बात करूं वो है पवन कुमार चामलिंग जी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के। फर्स्ट पोजीशन होल्ड करते हैं एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ये 24 साल एंड 166 डेज के चीफ मिनिस्टर थे ऑफ सिक्किम, 12 दिसंबर 1994 से लेके 27 मई 2019 तक। और अब अगर हम बात करें ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, तो नवीन पटनायक, ये आपके 23 साल एंड 137 डेज से हैं फ्रॉम 21 जून 1997 टू नवंबर 5, 2000 तक, ठीक है। याद रखेंगे इन्होंने इनको सरपास कर दिया था ऑफ द फॉर्मर वेस्ट बंगाल ज्योति बासु। आप देखेंगे सिर्फ 2 दिन का गैप है यहाँ पर, राइट। नवीन पटनायक कितने हैं? 23 साल एंड 139 डेज। और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु, जो कि 23 साल एंड 137 डेज थे, कब से लेके कब तक? 21 जून से ऑफ 1997 टू नवंबर 5, 2000 तक ये रहे थे। और अब इन्होंने सरपास कर लिया है इनको, और अब ये सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। थर्ड है CM ज्योति बासु, और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं आपके पवन कुमार चामलिंग जी, ठीक, याद रखेंगे। और एक और चीज, नवीन पटनायक इज ऑल्सो द थर्ड चीफ मिनिस्टर आफ्टर पवन चामलिंग एंड ज्योति बासु टू विन 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म। मतलब 5 बार लगातार इन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोजीशन संभाली, और ऐसा तीसरी चीफ मिनिस्टर है ये नवीन पटनायक ओडिशा के, करेक्ट। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग बन गए हैं। फर्स्ट कौन है? पवन चामलिंग जी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? CM ज्योति बासु, जो कि कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? बंगाल के। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। तो रितेश चौहान ये IAS ऑफिसर है, 2005 बैच के IAS ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, करेक्ट। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। अभी करंटली ये क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एंड जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इनका पीरियड यहाँ पे जो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है 3 महीने के लिए चार्ज दिया गया है, और टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर इंक्यूमेंट या फिर फर्दर ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं। तो याद रखेंगे कौन बने हैं, क्या किनको एडिशनल चार्ज दिया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED का वो है रितेश चौहान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक के ऊपर। पिक्सेल, इन्होंने अभी IDEX प्राइम स्पेस ग्रांट को जीत लिया है टू डेवलप मिनिचराइज्ड मल्टी पेलोड सैटेलाइट्स फॉर IF। मिनिचराइज छोटी मल्टी पेलोड सैटेलाइट्स डेवलप करने की बात की गई फॉर इंडियन एयरफोर्स, ताकि डिफेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, एंड नए नए इनोवेशन यहाँ पर सामने आ सके।
करेक्ट। इसीलिए याद रखेंगे पिक्सल को यहाँ पे ये ग्रांट मिला है, मल्टी करोड़ ये ग्रांट रहेगा फ्रॉम IDEX जो कि है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, फॉर द मिशन डेफ स्पेस चैलेंज अंडर IDEX प्राइम स्पेस, ताकि मिनिचराइज्ड मल्टी पेलोड सैटेलाइट डेवलप की जा सके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है। एंड दिस वाज रिसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ स्पार्क जो कि है सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप एंड रिसर्च किक स्टार्ट एंड डिफेंस ग्रांट बाय IDEX। अगर मैं बात करूँ ये डेफ स्पेस की, ये लॉन्च किया गया था, डेफ स्पेस ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्यूरिंग अ डिफेंस एक्सपो इन अक्टूबर 2022 एंड यहाँ पे 75 स्पेस चैलेंजेस को यहाँ पे एंड यूजर्स के सामने रखा गया था। फिर अगर मैं स्पार्क ग्रांट की बात करूँ, ये जो स्पार्क ग्रांट रहेगा ये ऑफर किया गया टू सिलेक्टेड स्टार्टअप्स थ्रू IDEX प्राइम एंड डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, करेक्ट। एंड यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्टार्टअप्स अपने फंडिंग की क्रंचिंग ना आए, उनके पास फंडिंग का इशू ना आए, राइट। तो अभी पिक्सल जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड प्राइवेट स्पेस डाटा कंपनी है, इनको यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड किया, मल्टी करोड़ ग्रांट कि ये मैन्युफैक्चर कर सके मिनिचराइज्ड पेलोड सैटेलाइट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अगर पिक्सल की मैं बात करूँ, अवास अहमद यहाँ के CEO एंड को फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में एंड 2019 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। इंडिया के सुमित नागपाल, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये 25 साल के हैं, राइट। एंड इन्होंने अभी मैन सिंगल टेम्परे ओपन 2023 को जीत लिया है। ये टेम्परे ओपन हुआ कहाँ पर था ये इवेंट, अगर ये पूछा जाए तो याद रखना ये जो टेम्परे ओपन है ये आपका फिनलैंड में हुआ था, राइट। टेम्परे कहाँ पर है, फिनलैंड में, करेक्ट। इन्होंने 2023 में गार्डन ओपन 2023 को भी जीता था इन रोम इटली, और ये इनका सेकेंड टाइटल है 2022 का, किनका, सुमित नागपाल का। अगर इनकी ATP रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये किस रैंक पे आ जाते हैं, ATP रैंकिंग है इनकी 122, करेक्ट। इन्होंने यहाँ पे प्राइज मनी जीता ऑफ $9,880 एंड कलेक्टेड 75 ATP पॉइंट्स फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई अभी, राइट। एंड इंडिया ने यहाँ पे फिनिश किया सेकंड विद 17 मेडल्स। इन 17 मेडल्स में से हम देखेंगे तो 6 गोल्ड थे, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज थे, करेक्ट। ये इवेंट आपका 14 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में हुआ, साउथ कोरिया में हुआ एंड चाइना ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली विद 28 मेडल्स, ठीक। चलिए फिर यहीं पे याद रखेंगे 19 साल की कमलजीत, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते इन मेंस 50 मीटर पिस्टल इवेंट एंड 50 मीटर पिस्टल मेंस टीम इवेंट, करेक्ट। एंड यहीं पे सान्यम, इन्होंने 3 मेडल जीते इंक्लूडिंग अ गोल्ड इन 10 मीटर, अ ब्रॉन्ज ईच इन 10 मीटर एंड मिक्स टीम इवेंट एट वीमेंस टीम इवेंट, करेक्ट। तो याद रखेंगे ड्यूरिंग ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया ने फिनिश किया सेकंड पोजीशन पे विद 17 मेडल्स। ये इवेंट कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में, 14 से 25 जुलाई तक हुआ था। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया, फर्स्ट पोजीशन किसकी आई, वो है चाइना इन द मेडल टैली जो है 28 मेडल के साथ। फिर आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। चेक फ्रेंच नॉवेलिस्ट मिलान कुंद्रा, इनका रिसेंटली निधन हो गया, राइट। ये काफ़ी फेमस फ्रेंच राइटर थे, पेरिस फ्रांस में इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 94। मूविंग ऑन, कारगिल विजय दिवस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 26 जुलाई को हम हर साल कारगिल विजय ऑब्जर्व करते हैं सिंस 1999। ये सेलिब्रेशन है ऑफ इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1999। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, इट इज टू सेलिब्रेट द वॉर जो था ऑपरेशन विजय। बेसिकली ऑपरेशन विजय क्या था, जो पाकिस्तानी आर्मी ने टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया था, उसको वापस कैप्चर करने का जो प्लान था उसको ऑपरेशन विजय बोला जाता है, करेक्ट। एंड इसकी जीत को सम्मानित करने के लिए एंड जो सोल्जर्स ने वहाँ पर ब्रेवरी दिखाई और जो सेक्रीफाइस हुआ उनको भी ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 को ऑब्जर्व किया गया था पहली बार, और इस साल 24वीं एनिवर्सरी है इसकी 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है आपका कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारे जो मैंग्रोव्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये डे ऑब्जर्व किया गया, ताकि एक प्रॉपर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड यूजेस ला सकें, ताकि हमारा जो मैंग्रोव है उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो सके एंड वो क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है और मरीन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है
उसके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड मैंग्रोव डे, और 26 जुलाई को हमने 8वां एडिशन ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया होगा फिर ये 2016 में, 26 जुलाई 2016 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स, कुछ स्टेट न्यूज़। बीबीएमपी जो कि है बृहत बेंगलुरु महानगरा पालिका, ये आपकी वन ऑफ द लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया की। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कनाडा बेस्ड वर्ल्ड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो बेंगलोर कर्नाटक है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी और ब्यूटिफिकेशन की जा सके, एंड वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बेटर करने की यहाँ पे बात की गई। करेक्ट, इसीलिए बीबीएमपी इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ, वो है वर्ल्ड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये कनाडा बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, राइट। एंड यहाँ पे क्यों साइन किया गया, ताकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके। एंड दिस एमओयू वाज साइंड एज अ पार्ट ऑफ ब्रांड बेंगलुरु इनिशिएटिव। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई एक रिवीजन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया हेली समिट, एंड इन्होंने उड़ान 5.2 एंड हेली सेवा ऐप को लॉन्च किया। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कंप्लीट किया 1 ईयर इन ऑफिस एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स एट राष्ट्रपति भवन। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया बैंक ऑफ इजराइल की मेंबरशिप टू ज्वाइन आईसीसीआर। कैनरा बैंक इन्होंने लीड किया पीएसबीज को इन लीडिंग लैंडिंग ऑफ, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा लैंडिंग की ऑफ 187,813 करोड़ रुपीज़ टू पीएसयूज एंड कॉरपोरेशन। एंड तमिलनाडु स्टेट होल्ड करता है हाईएस्ट डेप्ट। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी किस पर, बेंगलुरु बेस्ड नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया आईबीएम इंडिया के साथ टू को क्रिएट डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म। आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जुलाई 2023 की अपडेट है, और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में प्रोजेक्ट की गई ग्रोथ एट 6.1% इन 2023। कुसुम एंड आईएफएससीए इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू सपोर्ट फिनटेक सेक्टर एंड टेकफिन फर्म्स को। देन मुंबई 169 ईयर ओल्ड बायकुला रेलवे स्टेशन, इन्होंने 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड को जीत लिया फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ओडिशा के नवीन पटनायक सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं इंडिया के। रितेश चौहान ये आईएएस ऑफिसर है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द एमडी ऑफ एनएफईडी। पिक्सल ने जीत लिया आईडीईएक्स प्राइम ग्रांट को टू डेवलप मिनिचराइज्ड मल्टी पेलोड सैटेलाइट्स फॉर आईएएफ। टेनिस की बात करें तो इंडिया सुमित नागपाल इन्होंने मैन सिंगल टेम्परे ओपन को जीत लिया, और ये इनका सेकंड टाइटल है 2023 का। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया ने फिनिश किया सेकंड विद 17 मेडल्स। चाइना ने यहाँ पे टॉप किया विद 28 मेडल्स। चेक फ्रेंच नॉवलिस्ट मिलन कुंद्रा इनका निधन हो गया। कारगिल विजय दिवस की बात करें तो 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम 26 जुलाई को। एंड बीबीएमपी एंड वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेंगलोर, राइट। तो बीबीएमपी ने डब्ल्यूडीओ के साथ एमओयू साइन किया ताकि जो बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के लिए। तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, ये रिलीज किसके द्वारा की गई थी। तो ये रिलीज की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया की रैंक थी 127th, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर यहीं पर अगर मैं पूछूं ये कितनी कंट्रीज में से था, 146 में से इंडिया की रैंक थी 127। एंड यहाँ पर टॉप किसने किया, आइसलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया इन दिस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। आइसलैंड, फिर आ जाता है नॉर्वे, फिर आ जाता है आपका फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के लिए। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रिलीज किया जाता है IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ये आपका 35th एडिशन है ऑफ द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, राइट। यहाँ पर जो इंडिया की रैंक रहेगी क्या रहेगी, 40th पोजीशन पे आ जाता है, करेक्ट। इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंडिया की रैंक रहेगी 40। यहाँ पर टॉप किसके द्वारा किया गया, डेनमार्क के द्वारा। सेकंड पोजीशन आ जाती है आयरलैंड की,
और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है स्विट्जरलैंड इन दिस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया इन द 8th एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रिपेयर की गई थी। तो अगर हम इस इंडियन रैंकिंग्स की बात करें, इंडिया रैंकिंग्स की अगर हम इस बात करें, याद रखेंगे ये क्या है, 8th एडिशन है। किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया, प्रिपेयर किया गया, करेक्ट। और यहाँ पर जो ये रैंकिंग रहेगी ना, ये आपकी बेस्ड रहती है NIRF के पैरामीटर्स के ऊपर, राइट। जो पैरामीटर्स, जो गाइडलाइंस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा दी गई है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसने टॉप किया है फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो यहाँ पर हम बात करें किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया, 8th एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई, वो है IIT मद्रास, करेक्ट। IIT मद्रास ये कहाँ पर है आपका, बेंगलोर कर्नाटका में, करेक्ट। फिर अगर मैं यहीं पे पूछूं इसके बाद, सॉरी IIT मद्रास ये कहाँ पर आपका, चेन्नई तमिलनाडु में। फिर ये तो हो गया फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाता है आपका, वो है IISc बेंगलोर। ये IISc बेंगलोर कर्नाटका में है, इसकी सेकंड पोजीशन रहेगी। थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाता है, IIT दिल्ली। ठीक है, IIT मद्रास टॉपर, IISc बेंगलोर सेकंड और IIT दिल्ली थर्ड पोजीशन पे आ जाता है इन दिस इंडिया रैंकिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई थी और इसका 8th एडिशन ये रहेगा। ठीक है, चलिए और एक चीज और याद रखेंगे, जो IIT मद्रास है ना, ये आपका सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन है फॉर इनोवेशन। अब आपका एक होमवर्क देता हूँ और क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, बस आपको ढूंढना है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कौन सा बताइए। फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। सेकंड नंबर पे तो आ जाता है आपका IIT मद्रास, फर्स्ट पर क्या है। चलिए नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को। तो वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो MIT ने टॉप किया, इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और थर्ड पोजीशन पे आ जाती है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, करेक्ट। तो क्वार्टरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT ने टॉप किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेकंड और ऑक्सफोर्ड आपकी थर्ड पोजीशन पर आ जाती है, राइट। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि इंडिया में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ग्लोबली का तो रहने देते हैं अभी, इंडिया में किसने टॉप किया, तो वह है IIT बॉम्बे, करेक्ट। इन्होंने टॉप किया, यहाँ पर इनकी रैंक रहेगी ग्लोबली 149th और हम कह सकते हैं कि टॉप 150 में जो एक लौती इंडियन इंस्टीट्यूट है इन दिस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, वो आ जाती है हमारी IIT बॉम्बे, जिसकी रैंक है 149th। ठीक है, और यहाँ पे जो MIT ने टॉप किया है, याद रखेंगे 12th टाइम इन्होंने टॉप किया है 2012 से 2014 तक एंड फ्रॉम 2014 से 24 तक यहाँ पर इन्होंने टॉप किया। लेट्स मूव टू होमवर्क सेक्शन नाउ फ्रेंड्स। फर्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च येस टेक मैनुअल एंड विंड्स पोर्टल। सेकेंड, नेशनल IPR पॉलिसी ये एसोसिएट करती है विच यूनियन मिनिस्ट्री के साथ। तीसरा, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम। तो ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड, एंड मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए इन होमवर्क क्वेश्चंस में। रीज़न ही यही है आपको होमवर्क क्वेश्चन देने का कि आप यहाँ पे आंसर कमेंट करें नीचे, ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके, राइट। आपको नए नए क्वेश्चन मिल सके। एंड नीचे अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इन होमवर्क क्वेश्चन देने का, करेक्ट। अगर मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने बच्चों से, जो मेरी वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए मुझे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ इनका फ़ायदा हो रहा है, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.